हेलो साथियों। फिजिक्स के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं फिजिक्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। पीछे के एग्जामों में आए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अपने पास कलेक्शन लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को जो भी अपने पास किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनमें फिजिक्स आ रही है। तो उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल सके और आपको फिजिक्स के किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आते हैं। क्वेश्चन की सीरीज में देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई गई है। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपको क्वेश्चन देखिए कि अपने पास 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या करता है? उस पर आने वाली किरणों को इकट्ठा करता है। अब है क्या, उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। अगर काले रंग की पट्टियां बनाओगे तो उसमें जो भी प्रकाश होगा उसको वो अवशोषित कर लेगी, और अगर वो पट्टियां काले रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेगी तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी चमक कम हो जाएगी, यानी कि उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला अपने पास कौन सा है? कम चमक वाला एक घोड़ा, काली पट्टियों का एक जेबरा, काली पट्टियों का एक घोड़ा। काली पट्टियों का मतलब है कि वो प्रकाश को अवशोषित कर लेगी, तो काली पट्टियां तो बनेगी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक कम चमक वाला घोड़ा आपको प्रतिबिंब में प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा जाता है, आप किसी दूसरे तरीके से इसको पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तीक्ष्णता का मतलब वो कितनी तीव्र है, किस तरीके की अपने को ध्वनि मिल रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। तो अपने पास देखिए तीक्ष्णता का जो गुण है वो तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। अभी भी अपने इसके अंदर बात करेंगे तीक्ष्णता का मतलब किस तरीके से होता है। देखिए अपने पास कोई भी एक तरंग होगी वो अपने पास इस तरीके से होगी, इस तरीके से अपने को वो तरंग। तो इसके जो कर्मागत उच्चिष्ट या कर्मागत निम्निष्ठ है उनके बीच की जो दूरी होती है उसको अपने बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, प्रदर्शित करते हैं लेमडा से। तो ये जो अपने पास लेमडा, अगर ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो वो किरण क्या हो जाएगी? इस तरीके से आपको ज्यादा आवर्ती की तरंग मिलेगी। इस तरीके से उसके अंदर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पास पास बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसकी तीक्ष्णता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा रह गया? तरंग दैर्ध्य। आयाम भी नहीं करेगा। आयाम तो क्या होता है? इससे अधिकतम दूरी होती है, मुख्य अक्ष से अधिकतम दूरी होती है, तो वो तीक्ष्णता को निर्धारित नहीं करती। ध्वनि का वेग, वो किस स्पीड से चल रही है आगे माध्यम में, उस पर भी इसकी तीक्ष्णता निर्भर नहीं करती। इस पे करेगी ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। इसका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपनी। इसका आपके पास किसी भी तरीके की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप मेरे को मैसेज करके ले सकते हो कहीं, या आप अपने पास इसके अंदर कहीं नोट करके रख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? आपको ये बताना, जैसे आजकल डिजिटल जो अनुप्रयोग चल रही हैं, यानी कि जिसमें नंबरिंग सिस्टम चल रहा है डिजिटल। एक अपने पास है फोटो डायोड। फोटो डायोड का डिजिटल से कोई लेना देना नहीं है। फोटो उत्सर्जक डायोड, फोटो उत्सर्जक डायोड क्या होता है? जो अपने लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं उनका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर तो इन्हीं में भी हो सकता है, एक से अधिक। जब अपने पास ये दोनों ही नहीं है तो एक से अधिक तो हो नहीं सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं। जब अपने पास आंसर है फोटोवोल्टिक सेल, ये राइट आंसर है, तो अपने पास वो भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर हो गया इसका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग पहली बात क्यों किया जाता है। बॉल बेयरिंग का मतलब बेयरिंग, जो अपने पास बेयरिंग यूज करते हैं घूर्णन गति में, उनका उपयोग क्यों किया जाता है। बेयरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण बल के मान को कम करने के लिए। घर्षण बल का मान यदि आप कम करना चाहते हो तो बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। बॉल बेयरिंग घर्षण बल को कम कैसे करता है। जैसे देखिए, एक ये बॉल है और उतने ही द्रव्यमान की ये एक ठोस वस्तु है, तो इसके तो संपर्क सतह में घर्षण बल, जो सतह है उसका संपर्क भाग है वो ज्यादा है, तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा। और ये क्या कर सकती है, लौटने गति कर सकती है इस तरीके से लुढ़क करके। तो ये वाला अपने पास सिर्फ इस बिंदु पे घर्षण लगेगा, वो बाकी वस्तु आगे चली जाएगी। इस तरीके से लौटनी जो गति होती है, लौटनी गति में अपने पास घर्षण बल न्यूनतम होता है। तो जो पहिए का आविष्कार था वो भी यही था, स्थैतिक घर्षण बल को किस में बदलना, लौटनी घर्षण बल में, यानी कि लौटनी गति में बदलना। और लौटनी गति में कौन सा बल लगता है, घर्षण बल लगता है लौटनी घर्षण बल, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग घर्षण। आंसर अपने पास हो जाएगा रोलिंग घर्षण। ये अपने पास लौटनी गति का है। इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है। आपसे पूछा गया है कि जैसे गोलकीपर होता है फुटबॉल को पकड़ता है, अपने हाथों को पीछे की ओर लगा क्यों लेकर के जाता है, या किस तरीके से इसको गोल को पकड़ने में सक्षम बनाता है। देखिए, एक क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। वो क्या होता है कि क्रिकेट के गेम में जब कोई भी फील्डर कैच पकड़ता है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, क्यों लेके जाता है। इन दोनों के अंदर देखिए अपने को पता होता है कि हाथों पे क्या लगेगा, बल। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल होता है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि डीपी बाय dt, डीपी बाय dt। तो जो अपने पास संवेग में परिवर्तन की दर है वो किसको परिभाषित कर रही है, बल को। डीपी बाय dt किसको परिभाषित कर रही है, बल को। तो अपने पास यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा, देखिए फर्स्ट है संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। संवेग में परिवर्तन की दर को कम कर रहे हैं, इसका मतलब अपने बल कम लगेगा। तो यही तो काम करना है कि हाथों पे बल का मान क्या लगे, कम लगे। पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व, कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। आपको बताना है रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित कण है कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण। इनमें से कौन सा धनावेशित कण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो फर्स्ट देखिए अपने पास कैथोड किरण, बीटा किरण और अल्फा किरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है हीलियम का नाभिक, जिसको अपने लिखते हैं 2He4, 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 2He4। ये हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम, ये हीलियम है, हीलियम का जो नाभिक होगा उसको अपने बोलते हैं अल्फा कण। और जो अल्फा किरणें होंगी तो वो तो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अपने पास केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है। केंद्राभिमुखी का मतलब होता है अभिकेंद्रीय बल। ये जो अपने पास वर्ताकार पथ में गति हो रही होती है उसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल है, केंद्राभिमुखी का मतलब केंद्र की ओर, जो केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है वो क्या काम करता है, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति करवाता है, वस्तु को वर्ताकार पथ में गतिमान रखता है, वस्तु को सीधी रेखा में उड़ान बढ़ाता है। तो उड़ने से इसका तो कोई संबंध नहीं है, सीधी रेखा वाला भी कोई संबंध नहीं है। तो देखिए वर्ताकार पथ में क्या होता है, जैसे कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है उसके ऊपर बाहर की ओर अब केंद्रीय बल लगता है। जितना वेग आप बढ़ाओगे वस्तु का उतना बाहर की ओर बल लगेगा। इस बल को संतुलित करने के लिए अभिकेंद्रीय बल कहां पर लगता है, केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या काम करेगा, वस्तु को वर्ताकार पथ में गतिमान बनाए रखने के अंदर काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अपने पास वस्तु को, यानी कि अपने पास बोल सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल वस्तु को वर्ताकार पथ में गति करवाता है। अभिकेंद्रीय बल वस्तु को वर्ताकार पथ में गति करवाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? आपको ये बताना है किस प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल हो, यानी कि घर्षण बल कौन से में लगते हैं? गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने में, स्थितिज ऊर्जा को ध्वनि में, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई भी गाड़ी है, स्पीड से चल रही होती है, उसके ब्रेक लगाते हैं तो गति को रोकने की कोशिश करते हैं, तो टायर क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो वो जो गर्म होने का मतलब है कि इसमें जो गतिज ऊर्जा थी उसका कुछ पार्ट किसके रूप में चला गया, उष्मा ऊर्जा के रूप में चला गया। तो यही तो आपसे पूछा गया कि गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तो घर्षण बल शामिल है या नहीं है? तो इस वाले में अपने पास क्या हो जाएगा, घर्षण बल शामिल हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, एक बस सीधे रास्ते चल रही है, अचानक दाईं ओर मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री दाईं ओर झुकेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, या अपने पास आगे की ओर गिरेंगे? तो देखिए इसमें होता क्या है, अपने पास ये वाली बस है, इस रोड पर इस तरीके से आगे की ओर जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो अचानक वो क्या करता है, दाईं ओर टर्न लेता है। दाईं ओर टर्न लेगा यानी कि इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा तो यात्रियों को कहां पर बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा, यानी कि यात्रियों पर कहां पर बल लगेगा, बाईं ओर झुकेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी, यात्री क्या करेंगे, बाईं ओर झुकेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अपने पास क्वेश्चन ये आगे और पीछे झुकने वाला क्या होता है कि जैसे अपने पास बस चल रही होती है, अचानक ब्रेक लगाती है, और अपने मान लीजिए बस इस तरफ चल रही है, अचानक ब्रेक लगा दिया, बस तो रुक गई, उसमें जो यात्री बैठे हैं वो अपनी गति के कारण कहां पर गति करना चाहते हैं, आगे की ओर, इसलिए वो आगे की ओर झुकते हैं। और बस स्टार्ट करते हैं, बस स्टार्ट करते हैं तो बस तो गतिमान हो जाती है, यात्री वहीं रुके रहना चाहते हैं, इसलिए उनके ऊपर कहां पर बल लगता है, पीछे की ओर बल लगता है। इसमें तीन ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो बाईं ओर मुड़ेगा तो बल लगेगा दाईं ओर, दाईं ओर मुड़ेगा तो बल लगेगा बाईं ओर, और अगर एकदम से ब्रेक मारेगा तब आगे की ओर, और जब एकदम से चलेगा तो पीछे की ओर। ये चार ही क्वेश्चन बनते हैं, तो चारों के चारों आपको समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को कम करने के लिए वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? देखिए अपने पास कोई भी प्रोग्राम है, देखिए प्रोग्राम में अपने पास संगीत वादक कभी भी अपना जो भी वादक है, सितार वादक, वो उसको स्टार्ट करने से पहले उसके तारों को कसता है, यानी कि उसके अंदर जो उसके तारों के अंदर है तनाव बल उत्पन्न करता है। वो करता तो अपने पास संगीत को अलग अलग तरीके से सेट करने में है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि कोई भी एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम में बजाएगा तो उसके साथ अन्य वाद्य यंत्र भी होंगे, और अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति को मैच करने के लिए वो क्या करता है, ऐसा काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी ये भी सही हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपने पास जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या होगा, ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? वॉशिंग मशीन में अंदर क्या होता है, कपड़ों के ऊपर देखिए इस प्रकार गंदगी होती है, तो वो अपने पास जैसे डिटर्जेंट डालते हैं उसमें से निकल तो जाती है, लेकिन वो गति के कारण जो अपने पास उनके ऊपर अपकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, तो उसके कारण जो अपने पास गंदगी के कण होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, बाहर, बाहर का मतलब कपड़ों से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो तो होता है केंद्रीय प्रासरण। केंद्रीय प्रासरण, अपौन नहीं होता, विपरीत प्रासरण भी नहीं होता, प्रसार भी नहीं होता, और अपकेंद्रण, हाँ ये आपके पास हो सकता है। अपकेंद्र का मतलब उनके ऊपर बाहर की ओर बल लगता है। अगर इसकी जगह आपको आंसर दिया होता केंद्रीय प्रासरण, या तो अपकेंद्र होगा या क्या होगा, केंद्रीय प्रासरण, दोनों एक ही बात है। केंद्रीय प्रासरण, केंद्रीय प्रासरण, तो ये अपने पास केंद्रीय प्रासरण की बात करें, ये जो प्रासरण है विपरीत प्रासरण नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, केंद्रीय प्रासरण यानी कि अपकेंद्र। तो आपका राइट आंसर हो गया आंसर नंबर डी।
बाकी चीज़ों को पेश कर देता हूँ। अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हो या आप किसी भी तरीके से इन क्वेश्चनों को सेव रखते हो तो आपके पास बहुत इजी से आप उनको देख सकते हो। जी, ये क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर वॉशिंग मशीन के सिद्धांत पे काम करता है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।